पिछले अंक में हमने बात की थी कि क्यों एक शादी में सम्मिलित होने पर बच्चन परिवार का उनके रिश्तेदारों द्वारा बहिष्कार कर दिया गया था, और इसी विषय पर सुनाई थी मधुशाला की एक कविता। आज बताते हैं एक किस्सा मधुशाला की तीक्ष्ण आलोचना का, और एक कहानी श्री हरिवंश राय बच्चन और श्री सुमित्रानंदन पंत जी की जुल्फों की और इन दोनों की मित्रता की। याद कीजिए हमारा पहला एपिसोड, जब हमने मधुशाला के पहले पब्लिक पाठ के बारे में बताया था। दिसंबर 1933 के दिन, जिस दिन बच्चन बाबू ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिवाजी हॉल में पहली बार किसी पब्लिक फोरम पे मधुशाला सुनाई थी, और उसके दूसरे ही दिन प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद ने उसके कई पदों की पैरोडी लिख डाली थी और कविराज के साथ कविता पाठ में सुनाई भी थी। तो बात यह है कि इस तरह की दोस्ताना पैरोडी कोई नई बात तो थी नहीं। काफी लोग मधुशाला के तरन्नुम में लिखने लगे थे। अब उन्हीं दिनों की बात है, सरस्वती नाम की एक पत्रिका में मधुशाला की 10 रुबाइयां प्रकाशित हुई, और उन्हें देखकर कई हिंदी पत्र पत्रिकाओं में टिप्पणियां लिखी जाने लगी, पैरोडियां लिखी जाने लगी। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो इसको व्यंग्य में भी लिखना शुरू कर दिया, और लोग कवि सम्मेलन में भी सुनाने लगे। और मधुशाला जब पहली बार एक पुस्तक के रूप में आई, प्रकाशित होकर, तब तो ये सिलसिला और बढ़ गया। अब हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी। उनके संपादन में पटना से एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, योगी के नाम से। अब इस पत्रिका में करीब करीब हर हफ्ते मधुशाला के विरुद्ध कुछ ना कुछ लिखा जाता था। मधुशाला की आलोचना तब कोई नई बात तो थी नहीं। काफी लोग इसे शराब और मदिरा की प्रशंसा की कविता कहते थे, इसकी बुराइयां करते थे, यहां तक कहते थे कि इसका कवि वो तो 1 नंबर का पियक्कड़ है, शराब पीकर कविता लिखता है, आदि आदि। खैर, इन आलोचनाओं का बच्चन साहब ने सीधे तो कभी कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु एक कवि हृदय तो भावुक होता है, वो चुप रहकर कैसे सहता रहे। तो बच्चन जी की कविताओं ने ही ऐसी आलोचनाओं का उत्तर देने का बीड़ा उठाया। जैसे योगी पत्रिका में लगातार होती आलोचनाओं का एक उत्तर दिया गया था मधुबाला में बाला शीर्षक की कविता में। तो चलिए सुनते हैं ये कविता क्या कहती है, और कैसे इस कविता में पटना के योगी की ओर संकेत मिलता है। रे वक्र भुवों वाले योगी। देखिए, पहली पंक्ति में ही योगी आ गया, वक्र भुवें, जो कहते हैं ना कि जो विकेट होता है। रे वक्र भुवों वाले योगी, रे वक्र भुवों वाले योगी, दिखला मत मुझको वह मरुथल, जिसमें जाएगी खो जाएगी मेरी द्रुत गति मेरी ध्वनिकल। रे वक्र भुवों वाले योगी, दिखला मत मुझको वह मरुथल, जिसमें जाएगी खो जाएगी मेरी द्रुत गति मेरी ध्वनिकल। है ठीक अगर तेरा कहना, मैं और चलूंगी इठला कर, संदेहों में क्यों व्यर्थ पड़ूं, मेरा तो है विश्वास अटल। है ठीक अगर तेरा कहना, मैं और चलूंगी इठला कर, संदेहों में क्यों व्यर्थ पड़ूं, मेरा तो है विश्वास अटल। मैं जिस जड़ मरु में पहुंचूंगी, कर दूंगी उसको जीवन में, उल्लास चपल उन्माद तरल, प्रतिपल पागल मेरा परिचय। यहां कवि कहते हैं कि मैं मधुशाला, मैं संदेहों में क्यों पड़ूं, मेरा विश्वास तो एक अटल विश्वास है, मेरी गति द्रुत गति है, मेरी ध्वनि में मधुरता है, कलकल है, और मैं तो इठलाकर चलूंगी, क्योंकि मैं मधुशाला की मधुबाला हूं। और आगे कवि कहते हैं कि चाहे मैं मरुस्थल में पहुंच जाऊं, अगर मैं मरुस्थल में पहुंच गई तो मैं उसको भी जीवंत कर दूंगी, उसको जीवनमय कर दूंगी, क्योंकि मेरा परिचय है पागलपन, उल्लास, उन्माद। मैं जिस जड़ मरु में पहुंचूंगी, कर दूंगी उसको जीवन में, उल्लास चपल उन्माद तरल, प्रतिपल पागल मेरा परिचय। उल्लास चपल उन्माद तरल,
प्रतिपल पागल मेरा परिचय। मधुशाला की आलोचना यहां तक पहुंच गई कि एक बार रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी जी ने धमकी दे डाली कि अगर बच्चन बाबू पटना आए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। बच्चन बाबू तक ये बात पहुंची तो बोले कि अगर मधुशाला के कवि को गोली मार दी गई तो मधुशाला तो ऐसे ही अमर हो जाएगी। लेकिन देखिए, बिना गोली मारे ही मधुशाला अमर हो गई है। खैर, इसके बाद बच्चन जी पटना भी गए और वहां उन्होंने कवि सम्मेलन भी किए। उन्हें गोली तो नहीं मारी गई, किंतु हां, स्वयं बेनीपुरी जी ही उनके बड़े अच्छे मित्र अवश्य बन गए। और इतने अच्छे मित्र बने कि बेनीपुरी साहब जब एक बार लंदन गए तो बच्चन परिवार के लिए वहां से कुछ अच्छे उपहार भी लेकर आए। तो देखिए, ये है मधुशाला का प्रेम। कल कल पर विश्वास कब करता है पीने वाला, कल पर विश्वास कब करता है पीने वाला, हो सकते कल कर जड़ जिनसे फिर आज उठा प्याला, हो सकते कल कर जड़ जिनसे फिर आज उठा प्याला, आज हाथ में था वह खोया। यहां कवि कहते हैं कि पीने वाला कल पर कहां विश्वास करता है। क्या पता जिन हाथों से आज प्याला उठा रहे हैं कल वो हाथ ही काम करना बंद कर दें। दुनिया किसने देखी। कवि आगे कहते हैं, आज हाथ में था वह खोया, कल का कौन भरोसा है, कल की हो न मुझे मधुशाला, काल कुटिल की मधुशाला। मधुशाला की कविताओं में आपको अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां आखिरी पंक्ति में मधुशाला शब्द 2 बार आया हो। तो ये कविता इस तरह से यूनिक हो जाती है। आज हाथ में था वह खोया, कल का कौन भरोसा है, कल की हो न मुझे मधुशाला, काल कुटिल की मधुशाला। समय किसने देखा, जो आज है वो कल कहां होगा। किसने सोचा था कि दुनिया 2020 में इस तरह से बदल जाएगी जैसे एक तेज स्पीड से आती गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाकर रुक जाए। इसीलिए कवि कहते हैं, चीयर्स टू टुडे, आज ही में जी लें, जी भर के जी लें। और कबीरदास भी कह गए, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी जो कल करना है आज कर लो, जो आज करना है अभी के अभी कर लो। एक पल में अगर प्रलय आ गई, कयामत आ गई, डूम्सडे हो गया, तो फिर कब करोगे। अब हमारी जुल्फों को, सर के बालों को ही ले लीजिए, कल रहे ना रहे। अब जुल्फों से याद आता है, कवियों में जुल्फें हों तो सुमित्रानंदन पंत जी जैसी हों, वरना ना ही हों। बच्चन जी अपनी यादों के पिटारे से बताते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी को आते जाते मैंने अक्सर देखा था। वे उन दिनों हिंदू बोर्डिंग हाउस में रहते थे, पर अपने किसी पहाड़ी संबंधी से मिलने के लिए उधर आया करते थे, जो गली के ही एक मकान में मामा के पड़ोस में रहते थे। पहाड़ी परिवार की स्त्रियां मेरी मामी नानी के पास आती थी और पंत जी की सर्वप्रथम चर्चा मैंने अपने ननिहाल में ही सुनी थी। उन्हें मैंने पहली बार देखा तो उनके अभूतपूर्व सौंदर्य से अभिभूत हो गया। घने लहरे रेशम के केशों पर एकदम मुग्ध। जब मुझसे कुछ तुकबंदी सधने लगी और मैं अपने कवि होने की संभावना से पुलकाकुल होने लगा, तो मैंने भी अपने काकुलों को बढ़ने के लिए छोड़ दिया। यानी मैंने अपने बालों को बढ़ने के लिए छोड़ दिया। अनुकरण या किसी को कॉपी करना उस अवस्था की सहज प्रवृत्ति होती है। यानी लड़कपन में नकल करना एक आम बात है। बच्चन जी आगे बताते हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेरा अनुकरण पंत जी के बालों तक ही सीमित रहा। यदि मैं उनकी शैली का अनुकरण करता तो डूब गया होता। यहाँ बच्चन जी कहते हैं कि उनके बाल तक तो ठीक था, किंतु उनके लिखने की जो शैली है, इतनी सुंदर, इतनी कठिन, इतनी शुद्ध भाषा,
अगर मैं उसकी नकल करता तो मैं तो डूब जाता। यहाँ ये भी बता दें कि पंत जी बच्चन जी के बड़े ही अच्छे मित्र और मार्गदर्शक भी थे। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन का नामकरण भी पंत जी ने ही किया था, वरना अमिताभ का नाम आज इंकलाब या आजाद होता। उम्र के बाद के पड़ावों में इनकी मित्रता को किसी की नजर लगी और फिर बस दूरियां बढ़ती ही चली गई। किंतु वो कहानी आगे कभी। आज यहीं विराम। अगले अंक में बात करेंगे मधुशाला में प्रेयसी की यानी प्रेमिका की, कुछ बातें स्त्री पुरुष के संबंधों पर, और एक किस्सा कैम्ब्रिज से जहां बच्चन जी को कई बार जवान लड़का समझकर रोक लिया जाता था। मैं हूं अरिसुदन। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं श्री हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उसके भावार्थों की, कुछ जीवन अनुभवों की और कुछ किस्से कहानियों की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। आप इसे रिव्यू कर सकते हैं स्पॉटिफाई या आईट्यून्स पर, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। लिंक यहीं शो नोट्स में दिए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उल्लास और उन्माद के साथ चाय कॉफी पीते रहें।